दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर इस देश में जिस तरह का माहौल बना हुआ है और उसके ऊपर प्रक्रिया के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के ऊपर और तमाम दूसरे सवालात को लेकर जो माहौल बना हुआ है, उससे इतना तो जरूर है कि और कुछ नहीं, लेकिन मौजूदा सिस्टम के तहत, इस व्यवस्था के तहत चुनाव प्रक्रिया के निष्पक्ष होने पर लोगों का संदेह घटने की बजाय बढ़ने की संभावना ही ज्यादा बड़ी होती जा रही है। अब सवाल यह है कि संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता पर जब लोगों को भरोसा नहीं होगा, चाहे वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हो, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे कोई और संस्था हो, चाहे वो जांच एजेंसियां हो, तो फिर इस देश का सिस्टम कैसे काम करेगा? दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में संस्थानों के प्रति सम्मान, संस्थानों की स्वायत्तता और लोकतांत्रिक संस्थानों का एक दूसरे के साथ अपने संवैधानिक दायरे को बरकरार रखते हुए तारतम्यता के साथ काम करना ही सबसे बड़ी सफलता की कसौटी माना जाता है। लेकिन क्या वो तार तार होने की स्थिति में है? क्या जिस प्रकार से इमरजेंसी के दौरान मीडिया को बनाया गया था और उसके बारे में लाल कृष्ण आडवाणी ने जो कहा था कि आपको तो झुकने के लिए कहा गया था और आप रेंगने लगे थे, तो क्या इस देश में मौजूदा दौर में लाल कृष्ण आडवाणी की पार्टी ही जब सत्ता में है और तब मीडिया की तरह ही इमरजेंसी के दौर की मीडिया के बारे में जो बातें लाल कृष्ण आडवाणी ने कही थी, वही बात संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी लागू हो रही है? राहुल गांधी ने अपना डिसेंट वॉइस, अपना मतांतर सबके सामने रख दिया है। राहुल गांधी उस सिलेक्शन पैनल का हिस्सा थे जिस सिलेक्शन पैनल को अगले मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त के बारे में फैसला लेना था। लेकिन वहां कैसे चुनाव किया गया? स्वाभाविक है कि सरकार के पक्ष में जब प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ एक वरिष्ठ मंत्री भी थे, तो 2-1 से फैसला यदि सर्वसम्मति की जगह हो तो इसे लोकतंत्र के लिए शुभ तो नहीं माना जा सकता। ज्ञानेश कुमार नए मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए और उनके साथ साथ पहले से एक मुख्य चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू थे। तमाम तरह के पोर्टल्स आप देख रहे हैं जो ऐसा लग रहा है कि वो वहां विकिपीडिया चला रहे हो, तो उस तरह के पोर्टल्स पर आप देख रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार ने कब क्या किया, विवेक जोशी ने कब क्या किया, कहां पोस्टेड रहे, कहां से पढ़ाई की, भाई बहन क्या करते हैं, बेटे बेटी क्या करते हैं, दामाद क्या करते हैं। इस तरह के फालतू की सूचना को तमाम अखबारों और पोर्टल से आपके सामने भर दिया है। असली बात कोई नहीं बता रहा कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया के साथ साथ जो उससे भी बड़ा झोल है वो है क्या। आमतौर पर सभी ज्ञानेश कुमार को और खासकर उनकी नियुक्ति को निष्पक्षता के दायरे में एक अलग तरीके से देख रहे हैं। मैं उनमें से नहीं हूं जो किसी अधिकारी की नियुक्ति को किसी पार्टी विशेष के साथ कथित सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति के तौर पर देखे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति किसी भी पद पर जाता है तो किसी न किसी सरकार के अधीन तो काम कर रहा होता है। टीएन शेषन और राजीव गांधी में बड़ी नजदीकियां थी और टीएन शेषन उनके कैबिनेट सेक्रेटरी भी थे, डिफेंस सेक्रेटरी भी थे। लेकिन टीएन शेषन जब मुख्य चुनाव आयुक्त बने, वहां उन्होंने ताकत का एहसास कराया। चाहे कांग्रेस हो, क्या कांग्रेस, क्या भाजपा, क्या जनता दल, क्या लेफ्ट पार्टियां, सब टीएन शेषन से परेशान थे। कारण क्या था? एक सदस्यीय चुनाव आयोग था 90 से 93 तक, जो था टीएन शेषन के जिम्मे ही था। लेकिन आज जो सवाल मैं उठा रहा हूं वो सवाल ज्ञानेश कुमार का नहीं है, वो सवाल टीएन शेषन का नहीं है, वो सवाल विवेक जोशी का नहीं है, वो सवाल सुखबीर सिंह संधू का नहीं है। वो सवाल यह है कि जिस सिस्टम पर बोलने की जरूरत है उस पर विपक्षी दलों से लेकर सत्ता पक्ष तक कोई जुबान क्यों नहीं खोल रहा? क्योंकि असली झोल तो वहीं पर है। किसी भी व्यक्ति को कोई पद दिया जाएगा, संवैधानिक पद, तो उस संवैधानिक पद पर अगर संवैधानिक सुरक्षा भी उसके साथ होगी, कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और ज्यादा मौकों पर सरकार उसे अपने अधीन नहीं मान सकती। दरअसल 1993 में जिस प्रकार से चुनाव आयोग को एक सदस्य की जगह 3 सदस्यीय बनाया गया, वही असली खेल है। और उस खेल को समझने की कोशिश करें तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति पर, ठीक है, जिनको आपत्ति है वो बोल रहे हैं,
बोलना भी चाहिए। राहुल गांधी ने बिल्कुल सही काम किया कि उन्होंने अपने डिसेंट नोट को सबके सामने रख दिया कि उनकी नियुक्ति से वो संतुष्ट नहीं है, खासकर तब जब जस्टिस सूर्यकांत की बेंच में 48 घंटों के अंदर उस मामले की सुनवाई होनी है। मामला क्या है? मामला तो यही है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्यवस्था दी और उस व्यवस्था में कहा कि जब तक संसद के द्वारा सरकार ये कानून नहीं पास करा लेती, कोई नया कानून चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में बना नहीं लेती, तब तक एक एडहॉक सिस्टम काम करेगा। और उस एडहॉक सिस्टम में कौन कौन लोग होंगे? प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ये तीनों लोग होंगे। और जब ये तीनों लोग होंगे और जब तक कमेटी नहीं आएगी तब तक यही काम करेगी, जब तक कानून नहीं आएगा। कानून आया तो उस कानून में सिलेक्शन पैनल में प्रधानमंत्री के एक वरिष्ठ कैबिनेट सहयोगी जो प्रधानमंत्री नामित करेंगे और उसके अलावा एक तीसरा व्यक्ति जो लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, वो उस कमेटी का हिस्सा होगा। अब यही असली झोल नहीं है। यहां तो स्वाभाविक है कि सरकार जिसकी भी होगी वो 2-1 या 3-2 जिस तरह से भी हो, बहुमत का आंकड़ा अपने पक्ष में रखेगी किसी भी सिलेक्शन पैनल में। असल बात यह है कि जो अधिकार मुख्य चुनाव आयुक्त को है उतने ही अधिकार दोनों चुनाव आयुक्तों को है। मतलब जितने अधिकार ज्ञानेश कुमार को प्राप्त होंगे उनके बराबर का अधिकार 1993 के बाद के कानून से विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू को प्राप्त होंगे। लेकिन जो संवैधानिक सुरक्षा ज्ञानेश कुमार को प्राप्त होगी उसका रत्ती भर भी विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू को प्राप्त नहीं होगा। यही असली झोल है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है कि असली झोल कहां पर है। दरअसल हम रिमूवल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। संवैधानिक पदों पर आप जानते हैं कि भारत में नियुक्ति करने का अधिकार तो सरकार का होता है, चाहे वो जिस सिलेक्शन पैनल से करे, विपक्ष के नेता को रखे या ना रखे, लेकिन नियुक्ति का अधिकार तो सरकार को होता है। और सरकार जब नियुक्ति करती है संवैधानिक पदों पर तो बखूबी इस बात को जानती है कि रिमूवल प्रोसेस उसके हाथ में नहीं होता। चाहे वो कैग का मामला हो, चाहे वो यूपीएससी चेयरमैन और मेंबर का मामला हो, चाहे वो मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों का मामला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का मामला हो। ऐसे किसी भी पद पर पद से हटा देना सरकार के हाथ में नहीं होता, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा जो 2 चुनाव आयुक्त होते हैं कैसे हटाने की प्रक्रिया में अंतर है, यह सबसे बड़ा सवाल है जिस पर ध्यान राहुल गांधी को भी देने की जरूरत है, संपूर्ण विपक्ष को भी देने की जरूरत है और सत्ता पक्ष को भी देने की जरूरत है। विपक्ष को मैंने आज तक इस मुद्दे पर कभी हल्ला करते हुए नहीं देखा, संसद ठप करते हुए नहीं देखा। आखिर क्यों? यह सवाल आज तक क्यों नहीं उठाया जा रहा? क्या विपक्ष के संज्ञान में ही यह मामला नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता। अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल जैसे बड़े बड़े वकील विपक्षी बेंचों पर संसद के सदनों में बैठे हुए हैं, तब यह मामला कैसे उनके सामने नहीं है? दरअसल बात यह है कि रिमूवल प्रोसेस जो है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया बिल्कुल जजों को हटाने की प्रक्रिया जैसी है। यानी संसद में महाभियोग जैसा प्रस्ताव लाना होगा, दोनों सदनों में उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों के 2/3 से अलग अलग पास कराना होगा, संयुक्त सेशन में नहीं, ज्वाइंट सिटिंग में नहीं, अलग अलग लोकसभा और राज्यसभा में प्रेजेंट एंड वोटेड के 2/3 से। और वो 2/3 सिंपल मेजोरिटी मार्क यानी 272 के नीचे लोकसभा में नहीं होना चाहिए और 163 के नीचे राज्यसभा में नहीं होना चाहिए। यह शर्त है, यह कंडीशन है, लेकिन किसके लिए? सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए। अब ध्यान दीजिए असल झोल कहां पर है। बड़ी अच्छी शर्त है, भारत के संविधान ने मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए तब लगाई जब भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का पद सृजित किया गया। 1950 में सुकुमार सेन बनाए गए थे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त। अब 1993 से जो नई प्रथा है, टीएन शेषन को नकेल कसने के लिए 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का बिल संसद में लाया गया, कानून बना, उसमें तमाम चीजें, तमाम अधिकार
जो मुख्य चुनाव आयुक्त के होते हैं वो बाकी 2 चुनाव आयुक्त जो नियुक्त किए जाने थे उन्हें भी दे दिए गए। मतलब चुनाव आयोग 1 सदस्यीय निकाय की जगह 3 सदस्यीय निकाय बन गया। 3 मेंबर यूनिट में तब्दील हो गया चुनाव आयोग। अधिकार जितने ज्ञानेश कुमार के होंगे उतने ही अधिकार विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू के भी होंगे, लेकिन ज्ञानेश कुमार को कॉन्स्टिट्यूशनल इम्यूनिटी प्राप्त है पद से हटाने के मामले में। सुखबीर संधू को और विवेक जोशी को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। सरकार उन्हें अपने डिपार्टमेंटल सेक्रेटरी की तरह, विभागीय सचिवों की तरह जब चाहे पद से हटा सकती है, जब चाहे पद से हटा सकती है सरकार। ऐसा क्यों? जब अधिकार आपने बराबर दे दिया, अगर मुख्य चुनाव आयुक्त किसी मुद्दे पर सहमत ना हो और बाकी दोनों चुनाव आयुक्त वो काम करना चाहते हो तो 2-1 से फैसला मुख्य चुनाव आयुक्त के विरोध में भी जा सकता है और वही फैसला मान्य होगा। सब कुछ बराबर है, लेकिन हटाने के मामले में बाजी केंद्र सरकार के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट में आज तक कोई याचिका भी नहीं पड़ी कि जब अधिकार बराबर है, काम बराबर है, तो फिर रिमूवल प्रोसेस क्यों नहीं बराबर है, पद से हटाने की प्रक्रिया क्यों बराबर नहीं है। और यही असली झोल है जिस झोल के चलते चुनाव आयोग संदेह के घेरे में आ रहा है। अब कैसे घेरे में आ रहा है इसे व्यवहारिक रूप से समझने की जरूरत है। दरअसल जब 3 मेंबर की कोई बॉडी कोई फैसला लेगी और तीनों के अधिकार बराबर होंगे तो या तो सर्वानुमति से फैसला होगा या 2-1 से फैसला होगा। अब एक व्यक्ति, चाहे वो सरकार का कितना भी बड़ा पिछलग्गू हो, सबसे बड़े पद पर बिठा दिया गया, लेकिन उसे पता है कि सरकार उसके कार्यकाल में बाल भी बांका नहीं कर सकती, हटा भी नहीं सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। वो तो अपनी तरफ से टाइट होने की कोशिश कर सकता है, वो राजनीतिक दलों को भी टाइट करने की कोशिश कर सकता है, वो सिस्टम को भी दुरुस्त करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन किस बिना पर? अगर बाकी दोनों उसके मन के लायक ना हो, बाकी दोनों जो सरकार के रहमो करम पर चुनाव आयुक्त हो और उसके अधिकार मुख्य चुनाव आयुक्त के बराबर हो, वो दोनों अगर उसकी नियत के खिलाफ चले जाएं और कहें कि नहीं भाई आप जो कह रहे हैं वो नहीं होगा, हम जो कह रहे हैं वो होगा, तो अंततः लागू तो वही होगा जो बाकी दोनों चाहते हैं और उन दोनों की नकेल सरकार के पास है। तो बेचारा मुख्य चुनाव आयुक्त अकेले क्या कर लेगा? उसे तो ना चाहते हुए भी पिछलग्गू बनना पड़ेगा, न चाहते हुए भी चुप्पी साधनी पड़ेगी। असल झोल यहां पर है कि जो बाकी दोनों चुनाव आयुक्त हैं उनका रिमूवल प्रोसेस भी मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह बनाया जाना चाहिए। उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया की तरह एक समान की जानी चाहिए। जब अधिकार बराबर, कामकाज बराबर, तो पद से हटाने की प्रक्रिया दोनों की अलग क्यों? जब सरकार चाहे कान पकड़ के किनारे कर दे, जब सरकार चाहे कहे कि चलिए हटिए आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, यहां हम दूसरा आदमी ला रहे हैं। यह प्रक्रिया जब तक चलती रहेगी तब तक चुनाव आयोग के ऊपर विपक्षी दलों का आरोप चलता रहेगा कि यह चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। लेकिन क्या राहुल गांधी ने भी इस पर सवाल उठाया? क्या कांग्रेस पार्टी के वकीलों ने और संविधान के जानकारों ने राहुल गांधी को इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया? और क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर या फिर इंडिया अलायंस के अंदर इतने विद्वान लोग बैठे हुए हैं, संसद के अंदर 240 के करीब लोग हैं, लोकसभा में 100 के करीब लोग राज्यसभा में मौजूद है, तो ये तकरीबन 325 लोग जो बैठे हुए हैं, क्या इन लोगों ने कभी इस पर सवाल उठाया? तो सवाल यही घूम फिर कर आता है कि बीमारी कहीं और है, इलाज कहीं और आप ढूंढ रहे हैं। जब तक उन दोनों चुनाव आयुक्तों को सरकार के रहमो करम से हटाकर संविधान के रहमो करम पर मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह नहीं लाया जाएगा, तब तक आप निष्पक्ष नहीं होने का आरोप लगाते रहने के लिए बाध्य होंगे। ये एक लाइन का सबसे बड़ा सत्य है जिसे मौजूदा दौर में सबको स्वीकार करना होगा। आखिर क्या कर लेंगे राहुल गांधी? आखिर क्या कर लेंगे नरेंद्र मोदी? आप जरा बताइए। मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि अगर तीनों चुनाव आयुक्तों को रिमूवल प्रोसेस यानी पद से हटाने की प्रक्रिया समान कर दी जाए, मुख्य चुनाव आयुक्त की भांति बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान कर दी जाए कि बिना महाभियोग जैसी प्रक्रिया के बाकी दोनों चुनाव आयुक्तों को नहीं हटाया जा सकता,
तो फिर कितना भी बड़ा कोई सरकार का पिट्ठू हो, पद पर चले जाने के बाद क्या गारंटी है कि वो पिट्ठू रह जाएगा? पद पर चले जाने के बाद जब उसे ये लग जाएगा कि सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो उसे पिट्ठू बने रहने की क्या आवश्यकता है? 3 में 2 भी अगर ठीक ठाक रहेंगे तो चुनाव आयोग सुचारू रूप से चलेगा। आज की स्थिति तो यह है कि बाकी दोनों चुनाव आयुक्त किस प्रकार से काम कर रहे हैं, इस पर किसी का ध्यान नहीं है। आपने देखा होगा अशोक लवासा किस प्रकार की परिस्थितियों में इस्तीफा देकर गए, वो भी चुनाव आयुक्त थे। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले साल भी एक चुनाव आयुक्त किस प्रकार की परिस्थिति में इस्तीफा देकर गए। किसी ने सार्वजनिक रूप से जुबान नहीं खोली। हकीकत क्या थी? मोटे तौर पर बाहर में जो बात लोगों को अनकहे तौर पर समझ में आई वो यही आई कि दरअसल वो जो करना चाहते थे, चुनाव आयोग में उनका बहुमत उन्हें करने नहीं दे रहा था, और यदि वो करते तो सत्ता का डंडा उन्हें कहीं ना कहीं पद से हटने पर मजबूर कर देता, उन्हें हटाकर कोई और जगह भेज दिया जाता, या पद से एक झटके में एक नोटिफिकेशन से हटा दिया जाता। आज ज्ञानेश कुमार को कोई नहीं हटा सकता, लेकिन विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू को पद से हटाने में कोई दिक्कत सरकार को नहीं होगी। जब चाहिए सरकार हटा देगी। इस सवाल पर जब तक इसका जवाब नहीं ढूंढा जाएगा, चुनाव प्रक्रिया को लेकर हल्ला होते देखते रहिए। आगे आप देखते जाइए कि कितना हल्ला किया जाता है। यह भी देखिए, एक तरफ से उनके बचाव में लोग खड़े होंगे, एक तरफ से उनके ऊपर हमलावर लोगों की पूरा सिस्टम तैयार होगा। लेकिन कहां तक आप देखते जाएंगे? पहले जब राजीव कुमार थे, राजीव कुमार पर हमला, उसके बाद राजीव कुमार गए, ज्ञानेश कुमार आए, फिर उसके बाद कोई और कुमार आ जाएंगे, फिर उसके बाद कोई और कुमार आ जाएंगे, और ये सीरीज चलती रहेगी। इलाज बीमारी का किया जाता है, इलाज बीमार का नहीं किया जाता। बीमार का इलाज व्यक्ति के तौर पर तो संभव है, लेकिन सिस्टम के तौर पर बीमार का इलाज नहीं हो सकता। सिस्टम के तौर पर हमेशा बीमारी का इलाज होता है। सॉल्यूशन तभी आता है। आपने सुना होगा कालाजार का टीका निकला। कालाजार के मरीज के लिए, किसी एक मरीज के लिए तो टीका नहीं बना, कालाजार का टीका बना। पल्स पोलियो का ड्रॉप आया, किसी एक जिसे पोलियो हो गया है उसके लिए, किसी पर्टिकुलर मरीज के लिए तो नहीं आया, बीमारी के लिए आया। तो बीमारी कहीं और है और इलाज कहीं और ढूंढा जा रहा है। यही समस्या है, और इस समस्या पर किसी भी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। आने वाले समय में लोगों का ध्यान इस पर जाएगा या नहीं जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप आप देखते रहिए। हम भी उम्मीद करते हैं कि ज्ञानेश कुमार और उनके साथ जो विवेक जोशी अपॉइंट हुए हैं चुनाव आयोग में, वो कम से कम राजीव कुमार जैसी अपनी छवि ना बनाए। वो अपनी छवि टीएन शेषन और जीवीजी कृष्णमूर्ति की तरह बनाए, जेम लिंगदो की तरह बनाए, तब इस देश का इतिहास उन्हें इज्जत देगा। आज कितने लोग हैं जो टीएन शेषन के बाद, जेम लिंगदो के बाद चुनाव आयुक्तों को याद रखते हैं? बहुत सारे नाम हमारे आपके सामने से आए और गए, और मैं दावे के साथ कहता हूं कि यूपीएससी और एसएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के अलावा शायद ही किसी को पता होगा कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के पहले कौन थे। किसी को याद नहीं होगा, लेकिन शेषन और लिंगदो का नाम सबको याद होगा। तो ये हमारी भी एक अपेक्षा है कि विवेक जोशी और ज्ञानेश कुमार शेषन और लिंगदो की तरह अपनी छवि का निर्माण करेंगे। आगे आगे देखते जाइए वो किस प्रकार की छवि की रचना करते हैं, या छवि बनाने के चक्कर में कुछ और ही छवि बना देते हैं जो शेरो शायरी से ऊपर जाकर के कहीं और नए पैरामीटर और नए आयाम को गढ़ती हुई नजर आए। देखते जाइए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं, आप भी उम्मीद लगाए रखिए। अब देखते जाइए कि विपक्ष इस मूल सवाल पर कि दोनों चुनाव आयुक्तों के रिमूवल प्रोसेस, उन्हें पद से हटाने की प्रक्रिया को समान बनाने के लिए कब सदन को ठप करता है या सदन में बुलंदी से आवाज उठाता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।